हेलो स्टूडेंट्स, मंजुल के मैथ्स मैजिक्स पर मंजुल त्यागी आपका स्वागत करता है। नए सेशन में नई वीडियो के साथ नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो देखी है उसके नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोगों के लिए तैयार बिल्कुल, और उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस वाली वीडियो में, इस सेशन में हम लोग सारणिक और अवयव के जो है कंबाइंड अनुप्रयोग को पढ़ेंगे। अनुप्रयोग का मतलब होता है एप्लीकेशन, मतलब सारणिक और अवयव को आप एक साथ कहाँ पर यूज़ करते हो। वास्तविकता तो ये है कि होता तो अवयव का उपयोग है, सारणिक तो उसके बीच में फंस जाता है। मतलब क्या है, आप समझो कि केवल जैसे हम लोग 8th क्लास तक जो है 8th 9th तक जो है इक्वेशन सॉल्व करते थे, रैखिक समीकरणें, एक घात की जो एक चर वाली, दो चर वाली रैखिक समीकरणें लेते थे, तीन चर वाली रैखिक समीकरणें लेते थे, उनको हल करते थे। अब यहाँ पर हम लोग वही समीकरणों को हल करना है, लेकिन इसमें विधि उपयोग होगी अवयव के व्युत्क्रम की। मतलब किसी भी इक्वेशन के जो इक्वेशन दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन दे रखी होंगी तो उसमें हम लोग अननोन जो भी राशि होंगी, एक्स वाई जेड जो भी राशि होंगी उसके अंदर, उनको ज्ञात करेंगे और उसको ज्ञात करने के लिए हम व्युत्क्रम, अवयव के व्युत्क्रम का उपयोग करेंगे। क्या मतलब है, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप लोग ये मान लीजिए कि जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। मतलब क्या है कि जैसे आपके पास में कोई इक्वेशन दो अननोन में है, एक्स और वाई दो चर राशियां हैं, इनमें इक्वेशन है, तो आपके पास में कम से कम दो समीकरणें जरूर होनी चाहिए जिनको आप सॉल्व करके एक्स और वाई के मान ज्ञात कर सको। और तीन वाली पर जो है आपके पास में तीन समीकरणें होनी जरूरी है। दो या तीन समीकरणों का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो कलेक्शन होता है, उसे निकाय कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना, हम इसे बोलते हैं समीकरण निकाय हिंदी में। उसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन उसके अंदर दी हुई होती हैं और उनको हमको सरल करना होता है। अब समीकरण निकाय दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संगत निकाय और दूसरा होता है असंगत निकाय। निकाय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संगत, कंसिस्टेंट होता है, और दूसरा होता है असंगत। असंगत में आता है इनकंसिस्टेंट। अब ये संगत और असंगत कब बनते हैं? इनका संगत और असंगत बनने का तरीका ये होता है कि अगर समीकरण निकाय के हल एक या एक से ज़्यादा हो तो निकाय जो है संगत कहलाता है, संगत निकाय कहलाता है। और अगर उसका समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं आता है तो वो निकाय जो है असंगत निकाय कहलाता है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। इसको यहाँ केवल आप इतना समझिए कि किसी भी समीकरण निकाय के अगर एक या एक से अधिक हल आते हैं तो वो निकाय संगत निकाय होता है। अगर उस समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं आता है तो वह निकाय जो है असंगत निकाय कहलाता है। इसमें एक्सरसाइज में जब आप जाएंगे तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन हैं। पहले जिसमें आपको खाली ये बताना है कि दिया गया निकाय संगत या असंगत कैसा है, वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हैं ऐसी, और फिर 7 से लेकर 15 तक आपको जो है आंसर ज्ञात करने हैं एक्स वाई जेड के मान के रूप में। ठीक है, हम लोग पहले सीधा क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं, जिसको पहले हम ये देखते हैं कि निकाय संगत है या असंगत है। अगर हम लोग एक्सरसाइज 4.6 से स्टार्ट करते हैं तो इसके पहले क्वेश्चन में दी गई समीकरणें निम्न है। इसमें दो चरों की समीकरण है, यानी कि आपके पास में दो समीकरणें होंगी, और दूसरी है 2x + 3y = 3। ये दो समीकरणें हैं आपके पास में। आपको इन समीकरणों के हल ज्ञात करने हैं, वो करने हैं व्युत्क्रम वाले तरीके से, लेकिन अभी आपको पहले केवल ये देखना है कि संगत है या असंगत है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको तीन चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। एक बनेगा एक ए अवयव,
एक बनेगा बी आव्यूह और एक बनेगा कैपिटल एक्स आव्यूह। बी आव्यूह में एक्स और वाई के गुणांक आते हैं सीक्वेंस वाइज। जैसे पहले ऊपर वाली की बात करें तो गुणांक आएंगे 1 2, नीचे वाली में आएंगे लाइन में 2 3। बी में होता है जो बराबर करके मान दे रखे होते हैं वे गुणांक आते हैं 2 और 3। और एक्स वाले में आएंगे जो भी चर राशि दे रखी है एक्स और वाई। अगर यहाँ जेड टी समथिंग कुछ भी हो तो आपको वहाँ यहाँ पर एक्स वाले ग्रुप में उन संख्याओं को लिखना, उन चर राशियों को लिखना पड़ेगा। इसमें अब सबसे पहले तो मतलब अब ये है कि हम ये देख लें कि इसका आंसर क्या आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इन्वर्स ज्ञात करने के लिए मॉड ए की ज़रूरत पड़ती है। मॉड ए का मतलब होता है आव्यूह ए का सारणिक, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 - 4 यानी कि माइनस का 1 है, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है कि इस समीकरण निकाय का एक हल जरूर आएगा, क्योंकि मॉड ए का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि अगर मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उसका मतलब ये है कि आव्यूह व्युत्क्रमणीय है और उसका इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है। जब इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है तो उसका आंसर भी आएगा। तो यानी कि ये वाला जो समीकरण निकाय है यहीं पर हम बता देंगे कि ये समीकरण निकाय जो है सतत संगत है। तो इसे लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत है। ठीक है। अब हम लोग इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 करके देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 में 2x2 का ही मैट्रिक्स बनेगा क्योंकि 2 समीकरणें दे रखी हैं, लेकिन उसमें देखते हैं क्या चीज़ नई है। तो इसमें करेंगे दी गई समीकरणें निम्न है। तो पहली इक्वेशन है उसमें x + 3y = 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x + 6y = 8। यहाँ पर a बनाएंगे तो a बनेगा 1 3 2 6 और b बनेगा 5 8 और x बनेगा x और y से। इसके बाद में अब हम सबसे पहले मॉड ए चेक करेंगे। तो मॉड ए आएगा 1 3 2 6 और ये आ जाएगा 6 - 6 = 0, यानी कि मॉड ए 0 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये दिया गया समीकरण निकाय असंगत है। तो मैंने आपको दोनों केस दिखा दिए हैं कि संगत कैसे होगा और असंगत कैसे होगा। ठीक है। इसके बाद में जब हम और आगे चलेंगे तो अब हमें आव्यूह विधि से जो है 7 से 14 तक के जो क्वेश्चन है इसमें आव्यूह विधि से जो है आपको समीकरण निकायों के हल ज्ञात करने हैं। तो पहले हम एक 2x2 वाला मैट्रिक्स कर लेते हैं, उसके बाद में फिर 3 इक्वेशन से जो 3x3 के मैट्रिक्स बनेंगे उसका देखेंगे। तो जैसे 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में इक्वेशंस दे रखी हैं, ऐसे लिखते हैं दी गई समीकरणें हैं। क्या क्या है? 5x + 2y = 4 और दूसरी है 7x + 3y = 5। यहाँ पर a का मान लिखा जाएगा तो वो आएगा 5 2 7 3। b का मान लिखेंगे 4 5 और x का मान लिख लेंगे तो वो आ जाएगा xy। ठीक है। सबसे पहले हम लोग मॉड ए चेक करते हैं कि भाई इसका अस्तित्व है या नहीं है, इसका व्युत्क्रम निकल सकता है कि नहीं है। तो मॉड ए चेक करेंगे तो वो सारणिक बनेगा इसका 5 2 7 3 5 3 15 7 दूनी 14 यानी कि 1। इसका मतलब यह है कि मॉड ए इसका नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यानी कि आप इसका ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। जब आप इसका ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं तो 2/2 का कल मैंने एक शॉर्टकट फार्मूला ही बता रखा था, हम उसी से ही ए इनवर्स डायरेक्ट लिखते हैं। ए इनवर्स था 1/mod A
इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि 1/1। और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखा था मैंने इसका कि डिजिट तो ये 3 और 5 तो एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाएंगी और बाकी बची डिजिट पर सामने माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक रिलेशन यूज़ करना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो यानी कि x की जगह तो आ जाएगा xy, ए इनवर्स की जगह आएगा 3 - 2 - 7 5 और b की जगह आएगा 4 5, इस तरीके से। तो यहाँ पर x, y एज इट इज़, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 तिया 12 - 5 दूनी 10 और माइनस के 7 चौक 28 प्लस 5 पंजे 25, यानी कि एक्स वाई का जो सेट है वो आ जाएगा 2, -3 के बराबर। अब संगत पदों की तुलना करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2 और y बराबर आ जाएगा -3। हाँ, तो हमने अब जो है जो 7th क्वेश्चन कर लिया है उसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 8th, 9th और 10th होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक जो है 3 चरों की 3 समीकरण दे रखी है, जो समीकरण निकाय दे रखा है उसमें 3 समीकरण हैं और 3 ही चर राशियाँ हैं x, y, z। तो हमको अब इनको करके देखना है एक बार। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 12th क्वेश्चन कर लेते हैं। 12th क्वेश्चन में है इक्वेशंस x - y + z = 4। सेकेंड इक्वेशन है 2x + y - 3z = 0 और तीसरी इक्वेशन है x + y + z = 0 2। अब जैसे हम लोगों ने कर रहे थे अभी तक कि सबसे पहले a, x और b को खोजेंगे। तो a होता था इनके गुणांकों का 1 - 1 1, 2 1 - 3 1 1 1। b बनेगा 4 0 2 से और x बनेगा चर राशियाँ x y z से। सबसे पहले a इनवर्स ज्ञात करना है क्योंकि x = a इनवर्स b पढ़ा अभी हम लोगों ने। तो x एक का मॉडुलस मॉड a चाहिएगा a इनवर्स के लिए। तो इसका मतलब यह है कि 1 - 1 2 1 - 3 1 1 1 का सारणी ज्ञात कर लिया जाए। इसको सारणी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि 1 के आगे 1 1 -3 1 आएगा। ये माइनस की वजह से यहाँ प्लस आएगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस होता है और ये क्वांटिटी भी माइनस की है तो ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 1 -3 1, लास्ट वाला 1 तो ये रो कॉलम दबकर बचेगा 2 1 1, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1 + 3, यहाँ पर आ जाएगा 2 + 3 और लास्ट वाले में आ जाएगा 2 - 1, यानी कि ये हो गया 4 + 5 + 1 और ये हो गया 10 और दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये है कि a व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। मैंने आपको बताया था कि जब भी मॉड a नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है, अर्थात उसका इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है। अब इन्वर्स को ज्ञात करने के लिए एडजॉइंट चाहिए और एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए हम लोगों को सेखंड निकालने हैं। सब एलिमेंट्स का एक एक करके सेखंड निकालेंगे। पहले a11 तो वो आएगा 1 - 3 1 1 और ये आ जाएगा 1 + 3 यानी कि 4। a12 निकालेंगे, ये माइनस का होगा, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस में चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, फिर दूसरी लाइन में आ जाएगा माइनस प्लस माइनस और तीसरी लाइन में फिर प्लस माइनस प्लस। तो इस वाले में आएगा 2 1 -3 1 और ये सॉल्व करके आएगा -5। a13 निकालेंगे, पॉजिटिव रहेगा 2 1 1 और इसका आंसर आएगा 2 - 1 यानी कि 1। अब a21 निकालेंगे, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि फर्स्ट टर्म इसकी नेगेटिव आनी है। अब इसका रो कॉलम को हम लोग दबा के लिखेंगे तो -1 1 1 1 आएगा और ये आ जाएगा माइनस में 1 -1 यानी कि टोटल 2।
22 की वैल्यू निकालेंगे, ये पॉजिटिव आएगी, A22 में आएंगे 1 1 1 1, और चूंकि दोनों इसकी रो और कॉलम, वैसे सब दोनों रो और दोनों कॉलम इसके जो है समान है, तो ये 0 आ जाएगा। और A23 नेगेटिव आएगा, इसमें आएंगे 1 1 -1 1, तो ये माइनस में आ जाएगा 1 + 1 दैट इज़ -2। A31 निकालेंगे, A31 की वैल्यू आएगी -1 1 1 -3, यानी कि 3 - 1 2। A32 निकालेंगे, ये वैल्यू नेगेटिव होगी, और इसमें क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी, ये और ये गए 1 2 1 -3, और ये आ जाएगा माइनस में क्या प्लस का 5 आएगा सिंप्लीफाई करके। A33 निकालेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, और ये यहाँ पर आएंगे 1 2 -1 1, यानी कि 1 + 2 दैट्स इक्वल टू 3। एडजॉइंट ऑफ A याद हो तो हम लोगों ने लिखा था A11 A12 A13 A21 A22 A23, यहाँ पर आएगा A31 A32 और A33। मेरे हिसाब से हम ये सारे एलिमेंट्स को निकाल चुके हैं। ये आ जाएंगे 4 -5 और 1, 4 -5 और 1। सेम इसी तरीके से 2 0 और -2, 2 0 और -2। लास्ट वाले में आएगा 2 5 और 3, 2 5 और 3, यानी कि A इनवर्स हो गया 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। mod A की वैल्यू हमारी 10 आई थी, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0 था, तो ये हो जाएगा 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3। अब हमने फार्मूला पढ़ा था x इज़ इक्वल टू A इनवर्स B। x में तो यहाँ जाएंगे x y z, कल वाला ही प्रोसेस है, पूरा वही प्रोसेस चल रहा है पूरा। इसको जो है बस 3 चर हो गए हैं, इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा हो गया है। 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 और 3। उसके बाद में b लिखा जाएगा और b की जगह पर आएगा 4 0 2। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4 चौक 16 + 0 + 4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -20 + 0 + 5 दूनी 10, और ये मल्टीप्लाई ऐसे आएगी 4 + 0 + 3 दूनी 6। मेरे हिसाब से ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आएगा 20 -10 और 10। 10 से डिवाइड करके अगर लिख देते हैं, क्योंकि हर टर्म को अलग अलग चला जाएगा, तो 2 - 1 1। अब एक्चुअली ये इक्वल आया है एक्स वाई जेड के जो एक्स मैट्रिक्स था उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स की हम कंपेयरिंग कर लेंगे, तो उससे हमें मिल जाएगा x इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 1। ये जो है पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। ये क्वेश्चन करने का यही एक तरीका होता है, इसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, पेपर के अंदर ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद में जो 15th क्वेश्चन दे रखा है उसमें एक ए आव्यूह दे रखा है और उसका इन्वर्स ज्ञात करने के लिए बोला है, और साथ में ही 3 इक्वेशन दे रखी हैं। मतलब क्या है कि जो उसके गुणकों का आव्यूह बनेगा वो ए यही आव्यूह बनेगा जो इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, और फिर उसको इसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है जैसे मैंने इसको करा है। अब इस 16th क्वेश्चन के अंदर ऐसा अब तक ये CBSE के अंदर आते थे एक्चुअली, अब चूँकि NCERT हमारे सिलेबस में लग चुकी है तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ भी आ सकते हैं, तो इसलिए हमको इनको पढ़ना भी ज़रूरी है। इसमें कह रहा है कि 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूँ और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपये है। 2 किलोग्राम प्याज, 4 किलोग्राम गेहूँ और 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 90 रुपये है। 6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम गेहूँ और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 70 रुपये है। तीनों चीज़ों का मूल्य प्रति किलोग्राम में ज्ञात करना है आपको आव्यूह विधि से। तो आव्यूह विधि से हल करने के लिए आपके पास में पहले समीकरण बनानी ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने क्या करा कि माना प्याज का मूल्य x रुपये प्रति किलोग्राम है, गेहूं का मूल्य y रुपये प्रति किलोग्राम में तथा चावल का मूल्य z रुपये प्रति किलोग्राम में। तो अगर हम इनके समीकरण बनाएंगे भाई 1 किलो प्याज x रुपये की, तो 4 किलो प्याज 4x रुपये की हो गई। 1 किलो गेहूँ y रुपये का
तो 3 किलो गेहूँ 3y रुपये का और 1 किलो चावल Z रुपये का है तो 2 किलो चावल 2Z रुपये का। टोटल आप इसके लिए 60 रुपये पे करोगे। इसी प्रकार हम इसके दूसरे वाले की समीकरण बनाएंगे तो वो आएगी 2x प्लस 4y प्लस 6z बराबर 90 रुपये। और तीसरी समीकरण आएगी 6x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 70 रुपये। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्वेश्चन आपका पुराने क्वेश्चन की तरीके से ही हो चुका है। आपको इसमें जो है इनके मूल्य ज्ञात करने हैं एक्स वाई जेड के। तो इनके मूल्य ज्ञात करने के लिए आप लोगों को क्या काम करना है कि आप इनकी समीकरणें बना दो। समीकरणें बन चुकी हैं, अब इनको आप अवयव निकालोगे। इनका ए बनेगा 6 3 2 का, 2 4 6 का, 6 2 3 का। बी बनेगा 60 90 70 का और x बनेगा एक्स वाई जेड का। अब इस क्वेश्चन को हम लोग अवयव विधि से हल करेंगे और इसको हम नहीं करेंगे, आप लोग करेंगे। मैंने आपको इसका पैटर्न बता दिया है, इसको कैसे करना है। और इसके आगे सेम जैसा भी मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था 11th 12th क्वेश्चन, तो इसी की तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। यहाँ तक ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है और मेरे हिसाब से यहाँ तक अपना जो है चैप्टर पूरा हो चुका है। आप लोग ध्यान से यहाँ तक अपना काम पूरा कर लेना। कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत लगती हो तो प्लीज़ मेरे से पूछ लेना। व्हाट्सएप पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। इस पे यूट्यूब चैनल पे भी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।